हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शावेज़ और आज की इस वीडियो में जो आप लोगों की नेशनल बुक फाउंडेशन है उसका चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस एंड ग्राफ्स, उसकी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्योंकि ये फंक्शंस एंड ग्राफ्स वाला चैप्टर है तो इसमें आप लोगों को कुछ टर्म्स हैं जिनका पता होना चाहिए। जैसे आप इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखो तो यहाँ पे यूज़ हो रही है रिलेशंस क्या होते हैं हमारे पास, और उसके बाद फिर हम लोग फंक्शंस देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं ना पहले हम उनको देख लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, देन आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट की समझ आएगी। उसके बाद अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की समझ आती है देन फिर आपको बाइनरी रिलेशंस की समझ आएगी। रिलेशंस के बाद फिर आपको फंक्शंस की समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ना ध्यान देना है। देखो पेयर का क्या मतलब होता है, पेयर कहते हैं जोड़े को। ठीक है, मतलब कोई सी दो चीज़ें होंगी हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, दो नंबर्स हो सकते हैं। उनको जब हम एक ऑर्डर में, ठीक है, उनको जब हम एक ऑर्डर में लिखते हैं ना दो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे अगर मैं दो नंबर्स को लिख रहा हूँ दो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, तो मिसाल के तौर पे 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 को मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर एक ख़ास ऑर्डर में लिखा है, तो इस जोड़े को मैं एक ऑर्डर्ड पेयर बोल दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब ऑर्डर्ड पेयर में ना ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अब जैसे ये 2 जो है ये पहले नंबर पे आ रहा है और 3 जो है ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर काफ़ी मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑर्डर्ड पेयर लिखता हूँ ना 3,2, और अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास इक्वल हैं, तो आप अगर देखोगे भाई 3 तो इसमें भी है, 3 उसमें भी है, और 2 उसमें भी है, और 2 इसमें भी है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है। आप यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 3 आपका पहले नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए ऑर्डर इनका डिफरेंट होने की वजह से ना ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास क्या हो सकता है, बीच में नंबर्स हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई नाम भी हो सकता है। अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लिखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ जाता है अली, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमज़ा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। और एक और अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर ले लूँ उसमें मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये एक्स वेरिएबल आ गया, ये वाई वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो मैं नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर वेरिएबल्स लिखूँगा ना उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं उस ऑर्डर्ड पेयर के। सही है, तो ये हमारे पास था ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो भाई मैंने सस्ती सी ट्रांजिशन कर ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने क्या काम करना है, अपने साथ ना कॉपी पेंसिल लेकर बैठना, और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके आपने नोट्स बनाने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को समझने के लिए दो सेट्स अगर मैं ले लूँ, मेरे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 3 और 2, और एक और सेट मेरे पास दिया हुआ है बी, जिसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 4, 5 और 6। तो ये दो सेट्स हैं, और मैंने अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुराद मुझे ए क्रॉस बी अगर निकालना है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास बेसिकली एक सेट होगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, वो एक सेट होगा जो कि इन दोनों के थ्रू आएगा। ठीक है, अब वो सेट कैसे आएगा, उस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास। अब आप देखो यहाँ पे देखो, ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं ना, और बी के एलिमेंट्स भी हमारे पास नंबर्स हैं। लेकिन ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट आएगा ना, ये ऐसा सेट होगा, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना ऑर्डर्ड पेयर, इस शक्ल के जो हैं इसके एलिमेंट्स होंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखो हम इसके एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं इस 3 को इन सब के साथ 1 बाय 1 लिख लूँगा। देखो पहले मैं 3 को 4 के साथ लिखूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3,4। ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया इस सेट का। अब मैं दूसरा एलिमेंट कैसे लिखूँगा, इस 3 को 5 के साथ लिखूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3,5। तो ये दूसरा एलिमेंट आ गया। अब मैं 3 को 6 के साथ लिख लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3,6। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स आ गए हैं इस 3 के थ्रू। इसी तरह से 3 एलिमेंट्स मेरे पास इस 2 के थ्रू आ जाएंगे। ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाएगा 2,4, और दूसरा एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा 2,5, और जो तीसरा एलिमेंट है वो मेरे पास आ जाएगा 2,6। तो टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ गए हैं इस सेट के अंदर, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास 6 एलिमेंट्स आ गए हैं, और जो एलिमेंट्स हैं वो किस शक्ल के हैं हमारे पास, वो नंबर्स नहीं है, वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, उसकी जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास एलिमेंट्स हमारे पास कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बाइनरी रिलेशंस या फिर रिलेशन क्या होता है। दोनों सेम ही टर्म है, या तो बाइनरी रिलेशन आप बोलोगे या फिर आप रिलेशंस बोलोगे। ठीक है,
तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो ये जो हमारे पास सेट है ना A क्रॉस B, इसका जो सब सेट होगा ना, सब सेट से मुराद इसके अंदर से लिया हुआ सेट। तो इसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स का जो आप सेट निकालोगे ना, उसको आप एक रिलेशन बोलोगे। रिलेशन या फिर बाइनरी रिलेशन, दोनों सेम टर्म्स हैं। मैं या तो रिलेशन यूज़ करूँगा वर्ड या फिर बाइनरी रिलेशन वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि भाई बाइनरी रिलेशन क्या है और रिलेशन क्या है, बोथ आर सेम, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो रिलेशंस हमारे पास क्या हैं? कार्टिजियन प्रोडक्ट वाले सेट के अंदर से कुछ एलिमेंट्स का हिस्सा हम लोग निकाल लें तो वो हमारे पास एक रिलेशन कहलाएगा। जैसे उसको मैं R1 से डिनोट करूँगा अगर मैं पहला रिलेशन निकाल रहा हूँ। तो मेरी मर्ज़ी है, आप लोगों की मर्ज़ी है, जोन से मर्ज़ी इस कार्टिजियन प्रोडक्ट में से आप लोग ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लो। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको और इसको ले लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3,5 और 3,6, ठीक है। तो ये मैंने एक रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। इसको मैं एक रिलेशन बोलूँगा। समझ आ गई आपको? अच्छा, इसी तरह से मैं दूसरा रिलेशन ले लूँगा, मेरी मर्ज़ी है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये और ये अगर मैं अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2,5 और 2,6, ठीक है। तो ये मैंने दो ऑर्डर पेयर्स निकाल लिए हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा आप सेट भी ले सकते हो, ये पूरा ही अगर आप ले लो तो वो भी इसका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं R3 लेता हूँ, R3 में पूरा का पूरा ये A क्रॉस B ले लेता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा मैं यही लिख देता हूँ सेट, तो ये भी मेरे पास इसका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास रिलेशंस कहलाते हैं। रिलेशंस आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ ना, कार्टिजियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए क्रॉस बी के, वो सारे के सारे अगर मैं एक सेट में लिख दूँ तो वो मेरे पास एक कार्टिजियन प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से रिलेशंस भी मेरे पास क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कार्टिजियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और रिलेशंस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रिलेशंस की समझ आ गई है ना, देन आपको अब फंक्शंस की समझ आएगी। अब हम कुछ ऐसे ख़ास रिलेशंस होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ ऐसा रिलेशन मैं ले लूँ जो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे। तो अगर वो रिलेशन उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे तो मैं उस रिलेशन को एक फ़ंक्शन बोल दूँगा, ठीक है। मुझे पता था आप लोगों को फंक्शन जो है काफ़ी मुश्किल लगता था, लेकिन फंक्शन मुश्किल नहीं है। हमारे पास कोई एक रिलेशन जो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैं अभी आपको बताऊंगा अगर उनको सेटिस्फाई कर ले तो कुछ भी नहीं है भाई, एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई कर ले तो हमारे पास हम उस रिलेशन को फंक्शन बोल देंगे। जैसे अगर ये वाला रिलेशन है ना, अगर ये उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ये वाला रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो प्रॉपर्टी बताता हूँ फंक्शन होने के लिए, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने अब एक एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपकी मुझे अटेंशन चाहिए होगी। देखो यहाँ पे मैंने ये दो सेट्स लिए हैं, एक सेट ए है और एक सेट मेरे पास बी है, और मैंने इसका कार्टिजियन प्रोडक्ट निकाल लिया। आपको पता है कार्टिजियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। और अब ये जो रिलेशन मैंने लिया ना, इसी का एक सबसेट ले लिया। एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया 2,7, एक मैंने 3,1 ले लिया और एक मैंने 5,7, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट्स मैंने निकाल लिए और मैंने अब चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन मैंने निकाला है ये रिलेशन मेरे पास फंक्शन है कि नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन हमारे पास फंक्शन तब होगा जब वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टी है, अगर इस प्रॉपर्टी को ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझते हैं। देखो, एवरी एलिमेंट इन डोमेन। अब आप बोलोगे कि भाई डोमेन क्या चीज़ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना। अभी आप इस चीज़ को समझो। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ वन एंड ओनली इमेज इन को डोमेन। तो कह रहा है कि डोमेन में हर एक एलिमेंट की एक सिर्फ ओनली वन एंड ओनली इमेज, कह रहा है सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए को डोमेन में। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको कंफ्यूज हो गए होगे कि भाई डोमेन क्या चीज़ है, को डोमेन क्या चीज़ है। तो आपका ये जो ए वाला सेट है ना, ये आपका डोमेन है, और ये जो आपका बी वाला सेट है ना, ये आपका को डोमेन है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एरो डायग्राम बनाऊं, अभी मुझे पता है आपको सारी चीज़ें नहीं लग रही हैं, अब आप बोलोगे कि भाई एरो डायग्राम क्या है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप इनकी एरो डायग्राम बनाते हो, एरो डायग्राम कैसे बनाई जाती है, ये मेरे पास ए सेट है ना, तो इसके मैं एलिमेंट्स को अगर लिख लूँ और इसके गिर्द मैं ऐसे ओवल सी शेप बना दूँ, तो ये मेरे पास जो है बेसिकली एरो डायग्राम ऐसे बनती है। और ये मेरे पास बी वाला सेट है, इसको मैं ऐसे लिखूँगा एलिमेंट्स को, और ये इसके गिर्द ओवल शेप बना दूँ, तो ये मेरे पास ये सेट ए था हमारे पास और ये सेट हमारे पास बी था। यहाँ पे जगह कम थी, मैं इसको वरना नीचे बनाया था। देखो, तो ये हमारे पास क्या है, ये
एक एरो डायग्राम मैंने बना दिया। तो मैं चेक करने जा रहा हूँ क्या ये जो रिलेशन है ये ऐसे एरो लगाते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है अभी मैं इसको एफ से डिनोट करता हूँ, ये फंक्शन होगा अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। देखो अब कैसे, तो ये मैंने आपको बोला है कि ये जो हमारे पास होती है ये डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं और ये हमारे पास को डोमेन होती है। तो ये हमारे पास सारे डोमेन है और ये हमारे पास सारी क्या है, को डोमेन है। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन के ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। इसकी कह रहा है हैज़ वन एंड ओनली इमेज इन को डोमेन। तो ये को डोमेन है, कह रहा है इसका कम से कम एक इमेज होनी चाहिए को डोमेन। अब आप बोलोगे कि भाई इमेज क्या है, इमेज बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखे हुए हैं ना, इसमें ये चीज़ जो है इसको हम इमेज बोलते हैं। ये जो दूसरा वाला हमारे पास कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स था ये वाई था ना, तो ये जो है ना ये हमारे पास इमेज है और इसको हम प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं और इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें ये सेकंड वाला जो एलिमेंट है ये हमारे पास इमेज है और ये जो पहला वाला एलिमेंट है ये हमारे पास प्री इमेज है। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ यार आपने इनको नोट करना है वरना आप लोग इनको भूल जाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इमेज का पता चल गया, प्री इमेज का पता चल गया, आपको को डोमेन का पता चल गया, आपको डोमेन का भी पता चल गया। अब आपको चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छी सी समझ आएंगी। देखो वो कह रहा है एवरी एलिमेंट इन डोमेन। अच्छा याद रखना एक और चीज़, जो एरो डायग्राम है वो हमारे पास जो सेट्स दिए होते हैं उनकी बनाई जाती है, ना कि रिलेशन की बनाई जाती है, ठीक है। एरो डायग्राम हमारे पास जो सेट्स दिए हुए होते हैं ना, 2 सेट्स, तो हम लोग उनकी एरो डायग्राम बनाते हैं, सही है। अब देखो इसका मतलब है कि 2 को हमने 7 के साथ ज्वाइन करना है। ये हमारा 2 था, इसको हम ज्वाइन करेंगे 7 से। 3 को हम 1 से ज्वाइन करेंगे, ये देखो 3 को हमने 1 से ज्वाइन कर दिया। 5 को हम 7 से ज्वाइन करेंगे, ये हमने 5 को 7 से ज्वाइन कर दिया। तो अब हम देखते हैं ये हमने ये जो है मैप कर दिया, इसको बोलते हैं मैपिंग करना। ये ज्वाइनिंग की है ना हमने इन ऑर्डर्ड पेयर्स के थ्रू, इस रिलेशन को हमने इस पे अप्लाई किया है। तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने जो ज्वाइन किया है तो इसको मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन का जो हर एक एलिमेंट है, ये जो इन तीनों की बात हो रही है, हैज़ वन एंड ओनली इमेज इन को डोमेन। उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए को डोमेन में, 2 नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये 2 है, 2 की सिर्फ एक ही इमेज है 7 के अलावा क्या कोई और किसी और के साथ ही मैप हुआ है नहीं। तो इसका मतलब 2 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप 3 को देखो, 3 की भी सिर्फ एक ही इमेज है 1 के अलावा तो ये किसी और को ज्वाइन नहीं कर रहा ना। अगर तो ये ऐसे होता कि 3 जो है 7 को भी ज्वाइन कर रहा होता तो 3 की 2 इमेजेस हो जाती, उस केस में वो फंक्शन ना होता। लेकिन अभी 3 की सिर्फ एक ही इमेज है। अब आप 5 को देखो तो 5 की भी सिर्फ एक ही इमेज है। बेशक 5 और 2 की इमेज सेम है, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए, एक के अलावा नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे एक एलिमेंट होता जो किसी के साथ मैप ना हुआ होता, तो उस केस में भी फंक्शन ना होता। लाजमी है कि वो मैप हुआ हो और एक के साथ ही हुआ हो, ठीक है। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ना तो ये रिलेशन में होना चाहिए लाजमी, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना रिलेशन किसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशनशिप में होना चाहिए। ये समझो मैरिड होना चाहिए, एक के साथ ही मैरिड होना चाहिए, 2 के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 के साथ मैरिड हुआ तो फंक्शन नहीं है, और अगर ये जो है कुंवारा भी हुआ तब भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कुंवारा हुआ और यहाँ पे मिसाल के तौर पे 6 है और वो किसी के साथ भी मैप नहीं है, तो अगर ये सिंगल हुआ तब भी ये फंक्शन नहीं है। और अगर इसने 2 शादियाँ की हुई हुई, 3 की हुई हुई या 3 से ज़्यादा की हुई तो तब भी ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसकी एक ही शादी होनी चाहिए और ये मैरिड होना चाहिए, तो उस केस में ये फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा दिया, इसकी एक ही शादी हुई भी होनी चाहिए और मैरिड लाजमी होना चाहिए, सिंगल हमें नहीं चाहिए भाई, ठीक है। मतलब तुम लोग तो सारे सिंगल हो ना, लेकिन यहाँ पे जो है मैरिड होना चाहिए लाजमी से। तो ये हमारे पास जो है, अब आप देखो ये जो फंक्शन है ये ये जो रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पे देखो मैप किया है। तो आप देखो हर एक एलिमेंट जो है डोमेन में उसकी सिर्फ एक ही इमेज है को डोमेन में, ठीक है। हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन में मौजूद है उसकी सिर्फ एक ही इमेज है को डोमेन में। अब आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है, ठीक है। अब ये R से जो है ये F हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है। तो अब फंक्शन में ना एक और कॉन्सेप्ट होता है डोमेन और रेंज का, ठीक है। अब आप
को मैं यहाँ पे भी अब आपने ध्यान देना है, रेंज का और डोमेन का अब ये कॉन्सेप्ट होता है। अब मान लो ये फंक्शन बन चुका है, ये वाला सेट हमारे पास क्या था, ये था डोमेन और ये था हमारे पास को डोमेन। अब यहाँ पे फंक्शन में ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, ये 2, 3 और 5, ये हमारे पास होगी डोमेन इस फंक्शन की, और रेंज क्या होगी, ये जो सेकंड एलिमेंट्स है ना, ये हमारे पास होगी रेंज। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो अब अभी आप एक काम करते हैं, इसकी हम डोमेन भी लिखते हैं और रेंज भी लिखते हैं। तो अगर मैं डोमेन लिखूं इस f की, डोमेन ऑफ f, अगर मैं इस f की डोमेन लिखूं तो मेरे पास क्या आएगी, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे 2, 3, 5, तो ये मेरे पास आ जाएगी 2, 3, 5। और अगर मैं रेंज लिखूं इस f की, तो वो मेरे पास क्या आएगी, ध्यान दो यहाँ पे 7 है, 1 है और 7 है। 7 रिपीट हो रहा है, तो जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो एक मेरे पास 1 है और एक मेरे पास 7 है, तो ये मेरे पास रेंज आ गई है। ठीक है, तो अगर आप इस केस में देखो ना, ये एक ऐसा स्पेशल केस हो गया है हमारे पास, इसमें जो रेंज है ना वो हमारे पास को डोमेन के इक्वल है। ये तो लाजमी है फंक्शन के लिए, जो हमारे पास ये जो डोमेन है हमारे पास वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, ये चीज़ लाजमी है। लेकिन रेंज के लिए ज़रूरी नहीं है, रेंज हमारे पास जो है वो नंबर्स जो हैं कम हो सकते हैं इस वाले सेट से। ठीक है, तो अभी आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई, या आगे जब हम एरो डायग्राम्स बनाएंगे ना तो उसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ आएगी। जैसे मैं अभी एक और एरो डायग्राम की एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक और एरो डायग्राम बना लूँ, अभी ध्यान देना, यहाँ पे आपको अभी चीज़ें ज़्यादा अच्छी सी क्लियर हो जाएंगी। 2, 3, 5 और 1, 5, 7। तो अभी देखना, मैं अपनी मर्जी से एक बना रहा हूँ, एक एरो डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो मेरे पास एक एरो डायग्राम दी हुई है या फिर एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है कि नहीं है, तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप इस वाली प्रॉपर्टी को चेक करोगे, एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन का हर एलिमेंट जो है उसके पास सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब वो मैरिड होना चाहिए और उसके पास एक ही वाइफ होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की, तो 2 की एक ही वाइफ है, मतलब मैरिड है। ठीक है, यहाँ पे 3 देखो, 3 की भी एक ही वाइफ है, मैरिड है। 5 की भी एक ही वाइफ है, मैरिड है। तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट तो बच गया है जो कि किसी के साथ मैप ही नहीं हुआ हुआ। तो अब ये आपको को डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। देखो को डोमेन हमारे पास क्या होती है, अगर मुझे को डोमेन लिखनी है ना, मैंने आपको बोला था ऊपर, ये पूरा जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है डोमेन होती है, और ये पूरा जो है हमारे पास ये को डोमेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डोमेन तो हमारे पास ये पूरी है 2, 3, 5, और जो को डोमेन है वो हमारे पास क्या होगी, को डोमेन हमारे पास होगी 1, 5 और 7। और रेंज जो होगी, अगर मैं आपको बोलूँ रेंज हमारे पास क्या है, तो रेंज मैंने आपको बोला था जो ये जो रिलेशन के जो मैप हुए हुए होते हैं ना, वो वाले हमारे पास रेंज होती है। तो रेंज हमारे पास आ जाएगी 1, 5। ठीक है, इस फंक्शन की अगर मैं देखो, अभी मैंने ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ ना, अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दूँ तो ये क्या होगा, 2, 1 था एक, दूसरा मेरे पास था 3, 1 था, और तीसरा मेरे पास था 5, 5। यही 3 थे ना, यही हमारे पास फंक्शन था ना। तो अब आप इस फंक्शन में मैंने आपको बोला था जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे पास डोमेन होती हैं। तो देखो डोमेन हमेशा सेट ए के इक्वल होगी, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो क्या है हमारे पास, 1 है और 5 है। तो 1 और 5 ही तो हमारे पास रेंज है। ठीक है, अब आपको रेंज का, को डोमेन का और डोमेन का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इस वीडियो को दोबारा से पीछे से आप लोग प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो देखो यार, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि इफ़ ए सेट हमें ये दिया हुआ है और बी सेट हमें ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन से रिलेशंस जो हैं वो फंक्शंस हैं जो कि ए से बी पर डिफाइन हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें सारे के सारे नीचे रिलेशंस दिए हुए हैं, हमने चेक करना है इनको फंक्शन। तो आसान से लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बोलूँ तो फंक्शन के जो भी रिलेशन आपने चेक करना है, आप उसकी एरो डायग्राम बना लो, और एरो डायग्राम में आप देखो जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे हमारे पास मैरिड होने चाहिए, कोई भी सिंगल नहीं होना चाहिए, और 2 बार मैरिड नहीं होना चाहिए, उसकी एक ही शादी हुई भी होनी चाहिए। तो ये देखो, ये सारे के सारे मैरिड हैं और इन सारों की एक ही वाइफ है। ठीक है, यहाँ से देखो एक ही लाइन गई हुई है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन है। तो ये तो हो गया, हमें एरो डायग्राम के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं किसी भी रिलेशन को, फंक्शन। तो अगर आप एरो डायग्राम नहीं बनाना चाहते, इसके अलावा आप अगर चेक करना चाहते हो ना, तो जो डोमेन है ना आपके पास, डोमेन क्या होती है, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं
वो आपके पास डोमेन होती है। तो ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स आप लिखोगे ना, ये आपके पास डोमेन आ जाएगी। ये जो है ये आपकी सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी डोमेन आपकी सेट ए के इक्वल है और उसमें रेपिटिशन नहीं है, ठीक है, रेपिटिशन से मुराद रिपीट नहीं कर रहा कोई एलिमेंट, तो उस केस में हम उसको फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, आप बिना एरो डायग्राम बनाए भी चेक कर सकते हो। कैसे, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आप सिंपली उसकी डोमेन लिखोगे। डोमेन क्या होती है, हमारे पास फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं। डोमेन लिखने के बाद आपने दो चीज़ें चेक करनी है बस। पहली चीज़ आपने ये चेक करनी है, क्या डोमेन के अंदर रेपिटिशन तो नहीं हो रही, मतलब कोई नंबर रिपीट तो नहीं कर रहा। पहली चीज़ आपने चेक कर ली। दूसरी चीज़ आपने देखनी है, क्या वो जो पूरी की पूरी डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है कि नहीं है। तो वो लाजमी सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। उस केस में हम उसको फंक्शन बोलेंगे। देखो, अगर हमारे पास ये 4 मैप ना होता, मिसाल के तौर पे ये 4 मैप ना होता, तो हमारे पास उस केस में हम लोग जो इसकी यहाँ पे ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ना होता ना, क्योंकि 4 मैप ही नहीं हो रहा, यहाँ पे वही वाले ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो मैप हो रहे होते हैं। उस केस में यहाँ पे सिर्फ 2 6 8 होता, तो जो हमारी डोमेन थी वो 2 6 8 आती। तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारी डोमेन है उसमें कोई भी सिंगल नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो 4 तो सिंगल बच जाता, तो इसलिए उस केस में फंक्शन ना होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी डोमेन है वो पूरे के पूरे सेट ए के इक्वल हो। हर एक एलिमेंट डोमेन का मैप होना चाहिए, कोई भी सिंगल नहीं बचना चाहिए, ठीक है। सारों की शादी करवानी चाहिए, ठीक है। मतलब समझ आ रही है तुम्हें? अच्छा, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। सबसे आसान तरीका क्या है, एरो डायग्राम बनाओ। एरो डायग्राम कैसे आएगी? अच्छा, मैं आपको दोबारा से बता दूं, एरो डायग्राम आप यहाँ से डोमेन और रेंज आप निकाल सकते हो। एरो डायग्राम जब आप बनाते हो ना, तो आपको डोमेन और को डोमेन चाहिए, ना कि रेंज चाहिए। यहाँ से आप सिर्फ रेंज निकाल सकते हो। तो इसलिए एरो डायग्राम के लिए आपको अपने क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, जो आपको ए और बी सेट दिया हुआ है, उसके थ्रू आप अपनी एरो डायग्राम बनाओगे। इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये देखो, मैंने अपना ए सेट लिख लिया और अपना बी सेट लिख लिया। अब जो मुझे अपना रिलेशन दिया हुआ है ना, उसके थ्रू मैं मैपिंग करूँगा। 2 को 3 से मैप किया, 6 को 1 से, 8 को 3 से, 6 को 5 से। तो मैपिंग करने के बाद अब जो है मैं चेक करूंगा क्या ये फंक्शन है। तो मैंने आपको बोला था कोई सिंगल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो 4 हमें सिंगल मिल गया, तो इस केस में ये वैसे ही फंक्शन नहीं है, सही है। और अगर आप देखो, तो अगर आप इसकी डोमेन और रेंज डोमेन लिखो, तो डोमेन जब आप लिखोगे ना, तो देखो यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है। तो अगर एली देखो, ये 2 है, ये 6 है, ये 8 है, दोबारा से 6 आ गया, ठीक है। तो इसलिए रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर रिपीट हो गया तो वो तब भी फंक्शन नहीं होता। और इस केस में वैसे ही जो है सेट ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट ए में हमारे पास 4 भी आ रहा था और इसमें हमारे पास जो है 4 नहीं आ रहा। तो इसलिए 4 मिसिंग है, तो ये सेट ए के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि 4 सिंगल है ना, इसलिए मैप नहीं हुआ हुआ। तो इसलिए ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब आ जाओ नीचे तीसरे रिलेशन की तरफ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने अपना ए सेट और बी सेट यहाँ पे एरो डायग्राम बना लिया, और इन ऑर्डर्ड पेयर्स को देखो मैंने मैपिंग कर दिया। 2 को मैंने 3 से ज्वाइन किया, 6 को 5 से। ये चीज़ें अब आपके लिए आसान है। 8 को मैंने 3 से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास। पहले तो आप देखो कोई सिंगल नहीं बचना चाहिए। एरो डायग्राम देख के तो आपको वैसे ही पता चल गया कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक सिंगल बैठा हुआ है वहाँ पे, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो अगर आप इसको दूसरी तरह चेक करो, तब भी हमारे पास जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल नहीं आ रही। एक एलिमेंट मिसिंग है, ये वाला जो सिंगल है ना, वो मिसिंग है बेचारा, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, तो इसलिए ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ। इसको जब आप प्लॉट करोगे तो अब आप देखोगे हर एक एलिमेंट जो है वो मैरिड है और उसकी एक ही शादी हुई हुई है। देखो एक ही एरो गई हुई है, तो ये हमारे पास जो है ये फंक्शन कहलाएगा। अब आप इसको इसके थ्रू चेक कर लो, बेशक आप डोमेन लिख लो। ये सारे एलिमेंट्स आपके डोमेन है, आपने डोमेन लिख ली। अब आप चेक करो क्या कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं कर रहा। भाई बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी आप देखो, ये पूरा का पूरा सेट ए के इक्वल है, 2 6 8 4। तो हमारा सेट ए क्या था, 2 4 6 8। आगे पीछे लिख सकते हो एलिमेंट, वो चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन सारे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सेट ए के इक्वल है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस की अब हम टाइप्स को देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों की अब थोड़ी सी अटेंशन दोबारा से चाहिए होगी, ध्यान से देखना है आप लोगों ने। देखो सबसे पहले इनटू फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ऐसा फंक्शन हमारे पास इनटू होगा जिसमें हमारे पास जो रेंज है वो कोड डोमेन से कम होगी। ये मैं आपको आसान से लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। सबसे आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको एक एक लाइन में लिख कर बता दिया है, आप उस चीज़ को चेक करके डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। तो इनटू फंक्शन हमारे पास क्या होगा, जिसमें रेंज हमारे पास कोड डोमेन से कम होगी, और जो ऑन टू फंक्शन है वो हमारे पास रेंज हमारे पास कोड डोमेन के इक्वल होगी। पहले आप इन दोनों फंक्शंस को समझो, ठीक है। ये दोनों मिलते जुलते फंक्शंस हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो
अगर आप रेंज निकालो इसकी, इस वाले फंक्शन की, तो रेंज मैंने आपको क्या बोला था, जो एलिमेंट मैप हो रहा हो वो रेंज होती है। तो 2 और 3 इसकी रेंज आएगी। इसकी रेंज मेरे पास क्या आएगी, 2 और 3 आएगी। और जो कोडोमेन आएगी, कोडोमेन ये पूरा का पूरा बी सेट होता है ना, तो ये पूरा का पूरा बी सेट आप लिखो 2 3 4 1। तो रेंज जो है, रेंज आप देखो वो छोटी है हमारे पास, रेंज में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसा जो केस होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास इनटू फंक्शन होता है। या फिर आपने दूसरे लफ्ज़ों में याद रखना है, इन से, इन कहते हैं यहाँ पे अंदर बी सेट के अंदर आपके पास सिंगल मौजूद होंगे, ठीक है, सिंगल एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तो उस केस में हमारे पास रेंज जो है वो छोटी मिलेगी हमें कोडोमेन से, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे आपको ऑन टू भी देखो, ये दोनों मिलते जुलते फंक्शंस हैं। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप अगर रेंज लिखो, रेंज हमारे पास कौन सी होती है, जो मैप हुए हुए होते हैं, तो रेंज हमारे पास 1 और 5 आएगी। और अगर आप कोडोमेन लिखो, कोडोमेन ये पूरा का पूरा बी सेट होता है, अगर आप ये लिखो तो तब भी ये हमारे पास सेम आएगी। तो जब हमारे पास रेंज और कोडोमेन आपस में सेम आ जाए तो उस केस में हम उसको ऑन टू बोलते हैं। तो देखो आपने इन से याद रखना है, इन फंक्शन के ये इन से याद रखना है, इन से मुराद बीच में, तो ये बी सेट के बीच में हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट एक या फिर एक से ज़्यादा मौजूद होंगे जो कि मैप नहीं होंगे, ठीक है। और अगर तो ऑन टू है तो इसका मतलब वो बाहर कहीं है, अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में बोलेगा टाइप्स चेक करो, तो सबसे पहला काम आपने यही करना है, उसको आपने इनटू या फिर ऑन टू चेक कर लेना है। इनटू ऑन टू चेक करना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ इस बी सेट को देखो, अगर इसमें सिंगल्स मौजूद है ना तो वो हमारे पास इनटू होगा। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में अगर बोलूँ मैं, इन मतलब इसके अंदर, इसके बीच में हमारे पास कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो सिंगल्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर तो कोई भी नहीं आना तो वो हमारे पास ऑन टू होगा, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आसान से, इंपॉर्टेंट से। अब आप देखो इसको गौर से, आपने इसके 1 और 1 से याद रखना है। इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इस साइड पे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, शायद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 फंक्शन। तो यहाँ के सारों की भी एक ही शादी होनी चाहिए, 1 शादी उनकी होनी चाहिए। और इस तरफ वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी भी एक ही शादी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस साइड पे भी सारों की एक होनी चाहिए और इस साइड पे भी एक ही होनी चाहिए। उस केस में हम उसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो ये फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इधर देखो तो यहाँ पे ये इसकी 2 शादियाँ हुई हैं। तो हमने फंक्शन की क्या कंडीशन देखी थी, हमने सिर्फ ये देखी थी कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनके लिए शर्त थी कि उनकी एक ही शादी होनी चाहिए और सारे के सारे मैरिड होने चाहिए, ठीक है। जबकि कोडोमेन के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी फंक्शन में, सिर्फ हम डोमेन को देखते थे और हम बता देते थे कि वो फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। सारे के सारे मैरिड होने चाहिए और उनकी एक ही शादी होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। अगर 2 हो जाएंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे 2 अलाउ थी, लेकिन 1 1 फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे तो जाहिर है वो फंक्शन होने के लिए उनकी एक ही शादी होनी चाहिए, यहाँ पे तो लाजमी है ना। तो किसी फंक्शन के बाद ही हम उसकी टाइप को डिस्कस करेंगे ना, तो फंक्शन होना तो पहले लाजमी है, ज़रूरी है। तो ये सारा फंक्शन है, हमने देख लिया यहाँ पे सारे के सारे मैरिड हैं और एक ही शादी हुई है, तो इसलिए ये फंक्शन है। अब आप फंक्शन में अगर इसकी टाइप देखो तो ये हमारे पास एक 1 1 फंक्शन है। 1 1 क्यों है कि इधर भी सारों की एक ही हुई हुई है, वो तो लाजमी है, वो तो है ही लाजमी ना। और इस तरफ भी सारों की एक एक हुई हुई है, तो इसलिए ये हमारे पास, इसको हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 1 फंक्शन, ठीक है। और अगर मैं आपसे दूसरा भी पूछूं, ये हमारे पास 1 1 तो है ही, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये मेरे पास इनटू फंक्शन है या ऑन टू है, तो अब आप देखो ये हमारे पास इन मतलब इसके अंदर कोई सिंगल नहीं है, तो लेकिन कोई भी सिंगल ना हो तो वो ऑन टू है। तो इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये 1 1 भी है, ये वाला फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1 1 भी है, ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो फंक्शन है, जो भी आपको दिया हुआ है, वो एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 1 1 फंक्शन भी है और ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है। अब आपको मैं आगे ना 3 फंक्शंस और बताने वाला हूँ। बेसिकली वो अलग से फंक्शन नहीं है, वो हमारे पास क्या है, देखो अगर तो हमारे पास सिर्फ 1 1 फंक्शन है तो मैं उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकता हूँ, ये उसका दूसरा नाम है, ठीक है। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास फंक्शन सिर्फ 1 1 है तो उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलेंगे, ये इसका दूसरा नाम है। और अगर हमारे पास फंक्शन 1 1 भी है और इनटू भी है तो उसको तब भी हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे दूसरे की तरफ, अगर तो हमारे पास फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव है। अच्छा यहाँ पे आप याद रखना, अगर तो 1 1 है तो वो इंजेक्टिव है, और यहाँ पे देखो इस इन से याद रखना, अगर तो इनटू भी है तो तब भी वो इंजेक्टिव है, और अगर यहाँ पे इन की बजाय ऑन टू आ जाता है तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ ऑन टू फंक्शन है तो उसको हम सरजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। इन तीनों को आपने याद रखना है, ठीक है।
सही है, इन तीनों को आपने जो है याद रखना है। अब आपको जो मैंने एक एग्जांपल लिखी थी ना, ये वाली देखो, ये वाला जो फंक्शन था हमारे पास, ये 1 1 भी था और ये हमारे पास ऑन टू भी था। तो अगर तो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ये ऑन टू है। अगर ये इन होता, यहाँ पे इन आता तो वो इंजेक्टिव होता। मैंने आपको बोला इसके इन से याद रखना। लेकिन अभी ये 1 1 प्लस ऑन टू है, तो इसलिए हम इस वाले फंक्शन को बोलेंगे बाइजेक्टिव। ठीक है, अब आपको मेरा ख्याल है चीज़ें क्लियर होंगी सारी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हमसे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम्स। जो उसने हमें डायग्राम्स बनाकर दी हुई हैं, कह रहा है कि इनमें से आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा फंक्शन है। आल्सो राइट देयर टाइप, और उसकी टाइप भी बताओ। ठीक है, तो पहले तो आप चेक करो कि ये फंक्शन है कि नहीं है। आपने दो चीज़ें चेक करनी है। पहले आपने चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, और देन फिर आपने उसकी टाइप बतानी है। तो देखो, सारे मैंने आपको बोला था सारों की एक एक शादी होनी चाहिए, कोई भी सिंगल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सारों की एक एक शादी हुई हुई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन तो हो गया। तो अब आप टाइप देखो, टाइप देखो, यहाँ पे भी सारों की एक एक शादी हुई हुई है 1 1, और इधर इधर तो लाजमी था ना। और यहाँ पे भी देखो सारों की एक एक शादी हुई हुई है 1 1। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसकी टाइप क्या है, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 फंक्शन के अलावा अगर आप देखो तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब इन टू नहीं है ये, तो ये ऑन टू है। ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो जो हमारे पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अभी हमने देखा था जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन जो है ये हमारे पास क्या है? बाइजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास। पहले तो हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आपने अभी वीडियो को पॉज करके इसको मुझे कमेंट्स में बताओ भाई ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो सारे मैरिड होने चाहिए, ये सिंगल है तो इसलिए ये फंक्शन हमारे पास नहीं है। तो अगर फंक्शन ही नहीं है तो उसके बाद टाइप देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे देखो सारे जो हैं सारे एक की सारे के सारे मैरिड हुए हैं और सिंगल सिंगल शादी हुई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। और इस साइड पे भी सारे एक की शादी हुई है, तो इसका मतलब ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। 1 1 के अलावा इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, मतलब ये इन टू नहीं है, ये हमारे पास ऑन टू है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इस केस में भी हमारे पास ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, आपको ना फंक्शन दो तरह से दिया जा सकता है पेपर में। या तो आपको वो उसकी डोमेन और रेंज बता देगा। डोमेन और रेंज बताने से मुराद अगर वो आपको फंक्शन दे देता है ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना फंक्शन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ही होते हैं। उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन होता है और दूसरा एलिमेंट रेंज कहलाता है। ठीक है, और हम लोग क्या है क्या कहते हैं, ये देखो मेरे काम। ठीक है, और हम लोग क्या कहते हैं, पहले एलिमेंट को हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं और इसको हम इमेज भी बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो या तो आपको फंक्शन इस तरह से दिया होगा ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, और या तो आपको फंक्शन इस तरह से एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दे देगा वो। ठीक है, मतलब इस केस में आपको वो ना तो डोमेन बताएगा ना वो रेंज बताएगा, वो डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि इवैल्यूएट दी फॉलोइंग। इस फंक्शन की आप 2 पे वैल्यू चेक करोगे, 2 पे वैल्यू क्या है। तो इस फंक्शन की हम लोग 2 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो 2 पे वैल्यू, इसको x की वैल्यू मतलब 2 है, तो x की वैल्यू 2 है अगर, तो हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जैसे इस केस में हमारे पास y की वैल्यू 6 आई है, तो इसका मतलब हमने इस फंक्शन का एक ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लिया, 2 पे 6 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपको इस केस में फंक्शन जो दिया हुआ है वो एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है और आपने उसमें पॉइंट्स में वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे जो बोला हुआ है उसने वही हम निकालेंगे। एफ ऑफ 2 पे हमने वैल्यू निकाली है, तो ये हमारे पास क्या आई है? 6 आई है। जस्ट हम लोग x की जगह पे 2 को रिप्लेस करेंगे। एफ ऑफ 2 का क्या मतलब है, जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप सिर्फ 2 को रिप्लेस कर दोगे। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे जब आप 2 को पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा होगा ना, तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 रह जाएगा और ये प्लस का 3 ऐसे ही आ जाएगा। इन्हें आप आपस में ऐड करोगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली आ गया। ठीक है, इस तरह से नीचे आपको और ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे, तो आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई, तो यहाँ पे देखो f ऑफ -1 की वैल्यू निकाल लो। करना कुछ भी नहीं है, जस्ट x की जगह पे -1 को रिप्लेस करना है। तो देखो -1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पे जब आप -1 पुट करोगे तो वो नेगेटिव टर्म और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 और ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखो फ्रैक्शंस को ऐड करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँ, सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना वो आप सेम कर लो। तो अगर तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ना,
तो आप उनको ऐड इजीली कर लोगे। आप कैसे ऐड करोगे, डिनोमिनेटर को आप एक ही बार लिख लोगे और ऊपर वाले टर्म्स को भी आप एज इट इज़ लिख लोगे और देन आप उनको सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई डिनोमिनेटर कैसे सेम करें, आपने तो हमें एक और मुश्किल काम में डाल दिया। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो अगर मुझे इधर भी 2 बनाना है तो मैं क्या काम करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा ताकि ये कैंसिल होके वो रहे 3 पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये तो 1/2 ही था, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 डिवाइड बाई 2। तो अब देखो इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, देन मैं इसको ऐसे ही लिख लूँगा और ऊपर वाले टर्म्स को आपस में ऐड कर लूँगा, तो ये मेरे पास एक और वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। फंक्शन की -1 पे क्या वैल्यू आई है 9/2, मतलब ये हमारा एक्स था ना, -1 पे हमारा जो ऑर्डर पेयर मिला है वो क्या मिला है 9/2। अच्छा भाई नेक्स्ट हमारे पास है, हमने x की जगह पे 2/3 को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे देखो 2/3 का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर था ना, तो देखो 2/3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास 4/9 आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ना। 2/3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, 4/9 -1/2 इंटू एक्स मतलब 2/3 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा +3, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4/9 माइनस, अरे यहाँ पे मेरे से ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ, अरे नहीं मिस्टेक नहीं हुई है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/3 आ जाएगा और +3। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था भाई डिनोमिनेटर सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा हमारे पास, यहाँ पे हमें 9 बनाना है, तो 9 कैसे बनेगा, इस वाली में कैसे बनेगा, अगर मैं इस नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर वाली को भी, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3/9, और इधर मेरे पास 9 कैसे बनेगा, मैं नीचे भी 9 से डिवाइड भी कर दूँ और मल्टीप्लाई भी कर दूँ, तो 9 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर 27 बन जाएगा नीचे 9, तो देन मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, 9 ऐसे ही लिख लूँगा और ऊपर ये भी ऐसे ही लिख लूँगा 4 - 3 + 27, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास 28/9 आ गया, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 2/3 पे, मतलब जब x हमारे पास 2/3 था तो हमारे पास क्या मिला 28/9। नेक्स्ट हमारा लास्ट है, ये उसने बेसिकली जनरल दे दिया है हमें, t+1 दे दिया है, तो यहाँ पे देखो हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या था x², तो x की जगह पे हमें t+1 पुट करना है, ये हो जाएगा मेरे पास t+1 का स्क्वायर -1/2, साथ x था तो x की जगह पे मैंने t+1 को पुट कर दिया +3। अब यहाँ पे देखो a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करूँगा, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या था, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, तो देखो a का स्क्वायर तो ये आ जाएगा t का स्क्वायर, b का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, + 2ab, 2a की जगह पर t है और b की जगह पर क्या है 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 2t, ठीक है, मतलब पंजाबी में 2t समझते हो ना क्या होती है। यहाँ पे देखो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो -1/2t आ जाएगा, 2t मेरा जुबान है बार 2t चढ़ गया। अच्छा यहाँ पे देखो -1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1/2 आ गया +3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, जो t² वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, जो t वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे, ये आ जाएंगी हमारे पास, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन तीनों को हम आपस में साथ लिख लेंगे, तो ये देखो ये मैंने तीनों कॉन्स्टेंट साथ लिख लिए हैं, t वाली टर्म्स को मैंने साथ लिख लिया और t² वाली टर्म को भी मैंने अलग से लिख लिया। अच्छा यहाँ पे देखो अब हम बेसिकली इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नहीं होती हम उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो इधर से मैं t को कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या रह जाएगा 2 - 1/2, तो मैंने आपको बोला है इनको ऐड करने का सबसे आसान तरीका क्या, आप इनके डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो इसका डिनोमिनेटर मुझे 2 बनाना है तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा ऊपर 4 बन जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कैसे लिख लूँगा, नीचे मेरे पास 2 आ जाएगा, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 4 - 1 जो कि मेरे पास क्या होता है 3/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2t, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर मैं जो है डिनोमिनेटर कैसे सेम करूँगा, देखो भाई ये मेरे पास 1 था, इधर मुझे 2 बनाना है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, यहाँ पे भी मुझे 2 बनाना है, इसके नीचे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी, तो ये नीचे 2 आ गया, ऊपर इन सारों को ऐसे ही लिख लूँगा +2 -1 +6, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ, तो भाई ये हमारे पास आ चुका है t² + 3/2t + 7/2, ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। वैसे आपका ये भी आंसर है, लेकिन आप अगर यहाँ से 2 को कॉमन भी निकालना चाहो तब भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पीछे 1/2 को उसने कॉमन निकाला हुआ है, तो आप देखो यहाँ पे देखो, तो अगर तो पहले मैं डिनोमिनेटर सब का सेम कर लूँ, यहाँ पे देखो इसका पहले से 2 है, इसका पहले से 2 है, इसका भी मैं 2 बना दूँ, 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या काम करूँगा, देखो अब इसको ऐड कर लूँगा, नीचे 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स आपस में जैसे थी वैसी आ जाएंगी, जो साइन था वही आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे में से 1/2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 1/2 कॉमन निकालूंगा
तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, ठीक है। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आ जाएगी ना बेसिकली। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। वैसे आपका ये भी आंसर था, ये वैसे ही स्टेप मैंने कर दिए हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप ये आंसर लिखना चाहो या फिर वो लिखना चाहो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। अगर x जो है वो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 6 के, और y जो है वो फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देखो पहले तो आप इस x सेट को देखो, x सेट हमारे पास क्या है 6 के। अगर मैं आपको बोलूँ फैक्टर्स बनाओ तो आप कैसे फैक्टर्स निकाल सकते हो, ऐसे निकालोगे ना, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, और ये दो फैक्टर्स हमें मिले हैं 6 के, और ये दोनों फैक्टर्स जो हैं प्राइम फैक्टर्स हैं। इनको मैं प्राइम बोलूँगा। प्राइम मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये दोनों नंबर सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, अपने टेबल के अलावा ये और किसी पे नहीं जाते, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर जाएं, उन फैक्टर्स को हम प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। तो 6 के जो फैक्टर्स हैं, 6 हमारे पास 6 के फैक्टर्स हमारे पास 6 और 1 भी हो सकते थे, लेकिन ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ना होते क्योंकि 6 सिर्फ अपने टेबल पे नहीं जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ना होते। लेकिन आप 6 के ये भी फैक्टर्स हैं 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई करने पर भी हमें 6 मिलता है। फैक्टर्स उसी को बोलते हैं ना जिनको मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही चीज़ मिले। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसलिए हमारे पास जो एक्स सेट है वो हमारे पास क्या होगा 2, 3। और y जो है, y हमारे पास क्या है, फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपने इंटीजर्स तो पढ़े हुए हैं। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, -3 -2 -1 0 और 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। और ज़ीरो जो है, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ज़ीरो को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप गौर करना, वो बोल रहा है पहले 3 नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव से मुराद नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव कौन से नहीं है, ये वाले। लेकिन ज़ीरो भी नॉन नेगेटिव में इंक्लूड होगा क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ज़ीरो एक नॉन नेगेटिव नंबर है। तो पहले 3 हमारे पास नॉन नेगेटिव कौन से होंगे, 0 1 2। अगर तो वो बोलता सिर्फ, यहाँ पे देखो नॉन वर्ड ना यूज़ करता, वो अगर यहाँ पे बोल देता पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम सिर्फ ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते 1 2 3। और या तो अगर वो सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स उसने वर्ड यूज़ किया तो हम ये -1 -2 -3 ले लेते। लेकिन उसने वर्ड यूज़ किया नॉन नेगेटिव। नॉन का आ गया वर्ड तो इसका मतलब हम ज़ीरो को भी इंक्लूड करेंगे। नॉन नेगेटिव हमारे पास ज़ीरो नॉन नेगेटिव भी होता है, नॉन पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना हमारे पास नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 1 और 2। तो ये मैंने अपना वाई सेट भी लिख लिया, अपना एक्स सेट भी लिख लिया। अब उसने हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन एक दिया हुआ है। फंक्शन में उसने बोला हुआ है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सच दैट जो हम उनके इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। मतलब उसने हमें फंक्शन का जो बता दिया कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आए। और उसके बाद बोल रहा है कि वो चेक करो क्या वो इंजेक्टिव फंक्शन है या फिर बाइजेक्टिव है। अभी हमने जो टाइप्स पढ़ी थी ना, टाइप्स हमारे पास क्या थी, हमने चेक करना है क्या वो इंजेक्टिव है या फिर बाइजेक्टिव है। तो उसके लिए हम ये तीनों चीज़ें चेक करेंगे, 1 1 इन 2 और ऑन 2, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैं ये अपने ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड कर लूँगा ना, ताकि मुझे पता तो चले कि भाई मेरा फंक्शन क्या है। तो देखो फॉर ईच एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, मतलब जितने भी हमारे पास एक्स हैं, एक्स की जो एलिमेंट्स हैं, मैंने ये देखो मैंने आपको बोला था ना, ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास डोमेन होती है और ये आपके पास को डोमेन होती है। तो मैंने आपको बोला था अगर आप इसकी एरो डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो ये आपका एक्स सेट है, ये आपका वाई सेट है। तो एक्स आपके पास क्या है 2 3 है, वाई आपके पास क्या है 0 1 2 है। तो ये आपका को डोमेन है। तो मैंने आपको बोला था को डोमेन में हर एलिमेंट जो है मैप होना चाहिए, हर एलिमेंट की शादी होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया फॉर ईच, हर एक्स जो बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स से, मतलब हर एक्स की बात हो रही है, 2 की भी हो रही है, 3 की भी हो रही है। वी नीड टू फाइंड वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। मतलब हर एक्स के लिए, मतलब हर एक बंदे के लिए हमें एक लड़की तलाश करनी है, ठीक है। हर एक बंदे के लिए हमें एक लड़की तलाश करनी है, वाई बिलोंग टू कैपिटल वाई। मतलब वी नीड टू फाइंड, हमें ज़रूरत है इसकी कोई ना कोई लड़की फाइंड करने की ताकि इनको हम मैप कर सकें सच दैट। लेकिन हमने वो फाइंड ऐसे करनी है, देखो भाई जब रिश्ता लेने जाते हैं ना तो हम लोग कुछ कंडीशंस उनके आगे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंडीशन है कि हमने ऐसे ही नहीं इनका निकाह करवा देना, हमने निकाह इनका उस बेस पे करवाना है कि जो लड़का और लड़की है ना वो दोनों जो हैं वो राज़ी होने चाहिए, ठीक है। बस ऐसे समझ लो यार, बस समझा रहा हूँ ना तुम्हें। मतलब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, उन दोनों को मार दिया जाए तो पीछे एक बच जाना चाहिए फिर भी, ठीक है। तो मतलब समझा रहा हूँ आपको मैं, जस्ट आपने बस याद रखना है ये कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन की बेस पे हमने शादी करवानी है।
अच्छा भाई, यहाँ से अगर मैं इस कंडीशन से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो, आप इस 1 को इधर ले आओ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इस y को आप उधर ले जाओ तो प्लस का y हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली है। देखो, जब हमारे पास ये लड़का है, लड़का क्या है, मतलब अब हम बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड कर रहे हैं ना। x की वैल्यू 2 थी तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू निकाल लो, 1 आ गई है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आपको यहाँ से मिल गया 2,1। अब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आप लोग निकाल लो, x इज इक्वल टू 3, मतलब फॉर ईच के लिए निकाल रहे हैं ना, हर एक के लिए। 2 के लिए हमने निकाल लिया, 3 के लिए निकाल लो। तो 3 के लिए आप क्या, अब इसमें पुट करो तो y की वैल्यू आ गई 2। तो आपको एक और ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 3,2। तो ये आपका फंक्शन आ चुका है 2,1 और 3,2। अब हमने चेक करना है क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव चेक करने के लिए आप सिंपली इसकी एरो डायग्राम बना लो, उसके थ्रू आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एरो डायग्राम बना लिया। ये मेरा एक्स सेट है और ये मेरा वाई सेट है। और जो मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स मिले थे, एक क्या मिला था 2,1 मिला था, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर जो था वो मेरे पास था 3,2। ये मेरा फंक्शन था। तो अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं यहाँ पे मैपिंग कर देता हूँ। देखो, 2 को मैंने 1 से ज्वाइन कर दिया, 3 को मैंने 2 से। पहले तो आप अब हमने देखना है क्या ये इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। तो इंजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन थी, पहले आप इसको इंजेक्टिव के लिए देख लो। या तो 1,1 हो तब भी हम उसको इंजेक्टिव बोलेंगे, या तो 1,1 और इन2 हो जाए। तो पहले मैंने आपको बोला था जब भी चेक करना हो तो पहले आप इन2 ऑन2 देख लिया करो। तो इन2 मतलब अगर तो दूसरे वाले सेट के अंदर कोई ना कोई सिंगल मौजूद है। तो देखो यहाँ पे दूसरे वाले सेट के अंदर ये हमारे पास 0 इन2 है, मतलब इसके अंदर एक सिंगल है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, ये इन2 फंक्शन होगा। इन2 तो हो गया। अब हम इसको 1,1 चेक कर लेते हैं। 1,1 से मुराद यहाँ पे जो हमारे पास हैं वो सारे उनकी एक ही, मतलब एक ही बार मैरिड होने चाहिए। और यहाँ पे भी जो हैं, जो मैप हुए हुए हैं, वो भी उनकी भी सिंगल ही एक ही बार वो मैरिड होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इस साइड से भी 1 है, इस साइड से भी 1 है। तो ये हमारे पास 1,1 फंक्शन भी है। तो अगर 1,1 भी हो और इन2 भी हो तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलते हैं, 1,1 भी हो और इन2 भी हो, ऐसे केस में हम उसको इंजेक्टिव बोलते हैं। तो ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है, इट इज़ इंजेक्टिव। तो यहाँ पे मैं एक रीज़न लिख दूंगा, सिंस एवरी इमेज हैज़ ओनली 1 प्री इमेज, मतलब जो भी इमेज है उसकी सिर्फ एक ही प्री इमेज है, उसकी मतलब एक ही शादी हुई हुई है। सो द गिवन फंक्शन इज़ 1,1। तो जो हमारा गिवन फंक्शन है इज़, यहाँ पे इज़ है, गिवन फंक्शन जो है वो हमारा 1,1 है। आल्सो देयर इज़ 1 अनमैप्ड एलिमेंट, और हमारे पास एक सिंगल भी मौजूद है। तो इसलिए ये हमारे पास इन2 भी है इन वाई। सो आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो इट इज़ इंजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड टी। ए और टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा टी है और ये हमारा ए है, इन दोनों की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, आगे उसने क्या बोला हुआ है, इफ़ 0 एंड 2 आर इमेजेस ऑफ 1 एंड -1। अगर हमारे पास 0 और 2 जो हैं वो इमेजेस हैं 1 और -1 की। तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारे पास सेकंड वाला एलिमेंट है वो हमारे पास इमेज होती है, और जो पहला वाला एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होती है, प्री इमेज है। तो 0 किसकी इमेज है, 0 एंड 2 आर इमेजेस ऑफ 1 एंड -1 रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहली वाली चीज़ पहली वाली के लिए, दूसरी वाली दूसरी वाली के लिए। 0 इमेज है 1 की, मतलब 0 जो है वो 1 की इमेज है, 0 1 की इमेज है, 0 इमेज है 1 की। और जो -1 है, जो 2 है, सॉरी 2 किसकी इमेज है, 2 -1 की इमेज है। तो जो 2 है वो हमारे पास -1 की इमेज है। -1 की इमेज क्या है, 2 है। यहाँ पे इमेज आती है ना, तो 2 हमारे पास किसकी इमेज है, -1 की। तो ये हमारे पास बेसिकली 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। यहाँ पे यार मैंने गंद मचा दी है, ठीक है, तो इस चीज़ से आपने इग्नोर करना है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमें गिवन क्या दिया हुआ है फंक्शन की, मतलब बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है, और एफ ऑफ -1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमें 2 दी हुई है। ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। मतलब फंक्शन में जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो हमें 0 मिला, और जब हमने फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट किया तो हमें 2 मिला। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें ये चीज़ गिवन है। अब जो है हम बारी बारी ना इन 2 कंडीशंस का यूज़ करेंगे और हम a और t की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम अपने फंक्शन की जगह पे, मतलब यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे ताकि हम कुछ ऐसा सीन बना सकें, और फिर हम इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे ताकि हम कुछ ऐसा सीन बना सकें। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले मैं x की जगह पे 1 पुट करूँगा, तो जब 1 पुट करूँगा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे जहाँ पे भी x था वहाँ पे 1 पुट करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा t - a। यहाँ से मुझे एक चीज़ मिलेगी t = a। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं है, जब आप फंक्शन की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, f of 1 = t - a। अब f of 1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा तो t - a = 0 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी t = a।
अब हम क्या काम करेंगे, कुछ ऐसा सीन बनाएंगे, x की जगह पे -1 पुट करूँगा, तो -1 पुट करूँगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे t + a बन जाएगा। और यहाँ पे देखो f ऑफ -1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूंगा। तो देन मेरे पास एक ये इक्वेशन आ चुकी है। और मैं क्या काम करूँगा, अब इस वाली इक्वेशन में देखो t की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, a निकाली थी, तो इस बाय पुटिंग t = a वी गेट, इसमें मैं t की जगह पे a पुट करूँगा, तो यहाँ से मेरे पास इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो इसको मैं जो है इस अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम टू t = 1, तो हमें t की वैल्यू भी मिल चुकी है, a की वैल्यू भी मिल चुकी है, हमें निकालनी यही थी, यही आपका आंसर है। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को अपने फंक्शन में पुट करूँ t और a की जगह पे, तो मैं देख सकता हूँ मेरा फंक्शन कैसा था। तो देखो मैंने इसको t और a की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, t की जगह पे भी 1 और a की जगह पे भी 1, 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली फंक्शन है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इज़ f बाइजेक्टिव। वो पूछ रहा है क्या ये बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए फंक्शन को, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ऑन टू होना चाहिए, इन टू नहीं होना चाहिए। अगर इन टू हो जाता है तो उस इन से मैंने आपको बोला था याद रखना, वो हमारे पास इंजेक्टिव होगा, ठीक है। तो 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। पहले हम 1 1 चेक करेंगे। देखो जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो ना जहाँ पे हमें सिर्फ एक जनरल सा फंक्शन दे दिया है और उसकी डोमेन और रेंज के बारे में और कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम लोग जो है उस केस में हम उसको कैसे 1 1 प्रूव करेंगे। सिंपली आप जो है इस तरीके से आप f(x1) को इक्वल ले लो f(x2) के, और यहाँ से आप जो है प्रूफ करो जो x1 है वो x2 के इक्वल है, ठीक है। देखो 1 1 फंक्शन हमारे पास क्या होता है, 1 1 हमारे पास यही होता है ना कि यहाँ पे भी सारे एक बार मैरिड होने चाहिए और इस तरफ वाले भी सारे एक बार मैरिड होने चाहिए, ठीक है। यही था ना फंक्शन हमारे पास। तो हम लोग अगर कह देते हैं कि जो हमारे पास f(x1) है वो f(x2) के इक्वल है, कि अगर हमारे पास मतलब ये जो है ये आपस में इक्वल है, तो उस केस में हमारे पास मतलब तो ये उसी केस में इक्वल होगा जब हमारे पास ये इस साइड पे भी हमारे पास x1 x2 के इक्वल हो। मतलब ये 2 जो है 2 अगर 4 को मैप कर रहा है तो 3 4 को मैप नहीं करेगा, 3 भी हमारे पास यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए, 2 ही 4 को मैप करेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो हमारे पास 5 है ना, तो ये चीज़ हम लोग 1 1 के लिए ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो f(x1) = f(x2) मैंने कर लिया। अब जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन हमारा क्या था, f(mx + c). यहाँ पे x की जगह पे पहले मैं x1 पुट करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, mx1 + c ये आ जाएगा, और यहाँ पे भी मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लूँगा, ये आ जाएगा। अब देखो c यहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वेशन के, जब वहाँ पे जाएगा -c हो जाएगा, प्लस का c माइनस का c कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, mx1 = mx2। अब यहाँ से m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 = x2। तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी है कि अगर तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि जो उसकी प्री इमेज है वो भी सेम है, ठीक है। अगर तो इमेज सेम है तो इसका मतलब प्री इमेज भी सेम होनी चाहिए। तो बस आपने सिंपल बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपने 1 1 प्रूफ करना है ना, तो अगर तो इमेजेस सेम है तो उसकी प्री इमेज भी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा विच इम्प्लाइज अवर गिवन फंक्शन इज़ 1 1। अब क्या है, मैं इसको ऑन टू प्रूफ करूंगा, तो ऑन टू के लिए हमारे पास क्या था, यहाँ पे कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए, हर y के लिए x मौजूद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर एवरी y, मतलब हर y के लिए इन को डोमेन, जो को डोमेन है, को डोमेन में हर y के लिए डोमेन में x होना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी y = f(x), y को हम f(x) भी बोलते हैं ना, ये चीज़ आपको पता है। को डोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट x इन डोमेन, तो हमारे पास डोमेन में x मौजूद होना चाहिए। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो जनरल में मुझे y की वैल्यू क्या दी हुई है, mx + c, इसको मैं y बोल सकता हूँ ना, f(x) हमारे पास y के इक्वल होता है, तो ये y है अगर हमारे पास कोई जनरल। तो अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, c को आप वहाँ ले जाओ, देन आप m को डिवाइड कर दो, तो देखो इस जनरल सा मैंने लिया था y और इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने x की वैल्यू निकाल ली है, तो इसका मतलब हर y के लिए मेरे पास x की वैल्यू जो है वो मुझे मिला करेगी। तो इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो हमारे पास ऑन टू भी होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो हमारा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। अगर तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो हम उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो यार मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था, यहाँ पे देखो इमेजेस आपके पास सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास इमेजेस
सेम है तो डेफिनेटली उनकी प्री इमेज भी सेम होनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे 4 की एग्जांपल दी थी, तो अगर मैं इस 3 को 4 से ही मैप कर देता तो ये 1-1 फंक्शन ना बनता। देखो हम रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए ना, तो मैं 4 को दूसरी बार तो नहीं लिखूंगा, 4 तो एक ही बार लिखा रहेगा। तो इसलिए अगर मैं 3 को 2 4 से मैप हुआ है तो 3 को भी अगर 4 से मैप कर दूं तो वो 1-1 तो ना हुआ ना। 1-1 में क्या था, इस साइड से भी एक ही जाना चाहिए और उस साइड से भी एक ही आना चाहिए। यहाँ से तो एक जा रहा है, इधर से भी हमारे पास एक ही जाएगा, लेकिन वहाँ से हमारे पास जो है इसकी 2 शादियाँ हुई हैं, तो इसलिए ये हमारे पास 1-1 नहीं कहलाएगा। इसलिए ये कंडीशन लाजमी है कि अगर हमारे पास इमेजेस सेम हैं, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास इमेज, इसकी भी इमेज 4 आ रही है, इसकी भी इमेज 4 आ रही है, इमेजेस अगर हमारे पास सेम है तो लाजमी होना चाहिए कि उनकी प्री इमेज भी सेम होनी चाहिए। प्री इमेज से मुराद ये, इसकी प्री इमेज क्या है, 2 है, तो ये भी 2 ही होना चाहिए। मतलब 2 को मैं अब 2 बार तो नहीं लिखूंगा डेफिनेटली, उसको मैं एक ही बार लिखूंगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को 1-1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बेसिकली यहाँ पे यही है हमारे पास, जो अगर तो इमेजेस हमारे पास सेम है तो प्री इमेजेस भी उनकी सेम होंगी, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ आए होंगे। तो अगर तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझ आए हैं, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं आपके जो क्लास में पढ़ते हैं स्कूल में, आपने उनके साथ भी लाजमी से मेरे चैनल के बारे में शेयर करना है, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।